नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही जबरदस्त, बिंदास और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन के बारे में। ये किसी भी देश की एक क्या होती है, मूलभूत संरचना होती है। ठीक है, विदाउट इसके किसी भी देश का डेवलपमेंट संभव नहीं है, आर्थिक विकास संभव है ही नहीं। ये क्या होती है, ये आप बोल सकते हो कि ये आपका बेसिकली एक देश का चलने का पैर होता है। क्या होता है, पैर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि एकदम मूलभूत, एकदम बेसिक संरचना है। बिना इसके आप अपने देश का विकास कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो 4 पिलर हैं आपके हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में मैंने पिछली क्लास में एक एक परिवहन के बारे में क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। और हमारा जो सड़क परिवहन था इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद फिर रेल परिवहन के बारे में बताया और जल परिवहन के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे वायु परिवहन के बारे में। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन है या संसाधन है, परिवहन का साधन है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। सबसे महंगा जो परिवहन होता है, साधन होता है, वो वायु परिवहन होता है। सबसे सस्ता जो साधन होता है वो होता है जल परिवहन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया कि ये हमारा सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। किसी भी देश के लिए जो वायु परिवहन होता है सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि भैया इसमें हम लोग ना तो गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, ना ट्रेन का प्रयोग करते हैं, ना शिप का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। और एक बार फ्लाइट उड़ाने का जो खर्चा आता है वो करोड़ों रुपए का आता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और बहुत कम ही देश इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं सामान ढोने या यात्री ढोने के लिए। ठीक है, अधिकतर देश में क्या किया जाता है, देश के अंदर ट्रेन का यूज किया जाता है, फिर आपका सड़क का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका फ्लाइट। जो आपके रिच लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो इसका यूज करते हैं, जिनको टाइम का अभाव है जिनका। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम का बचत होता है। अगर आप वायु परिवहन का यूज कर रहे हो तो वायु परिवहन का यूज हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर रेल या रोड या जल संसाधन नहीं होता है। मतलब जहां पर ऐसा दुर्गम इलाका जहां पर ना तो रेल की पटरियां बिछाना संभव है, ना ही रोड बनाना संभव है, तो ऐसे इलाकों में, ऐसे स्थानों में हम क्या करते हैं, वायु परिवहन का यूज करते हैं। इससे काफी टाइम की बचत होती है। ठीक है, इससे काफी टाइम की क्या होती है, बचत होती है। और जो वस्तुएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में पहुंच जाती है। भारत में बात करते हैं तो भारत में वायु परिवहन का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है और भारत कैसे इंटरनेशनली पूरे विश्व में शीर्ष देशों में क्या है, वायु परिवहन में शीर्ष देशों में से एक है। चलिए भैया हम बात करते हैं वायु परिवहन में। तो देखो, वायु परिवहन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ऐसे दुर्गम इलाकों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जहां पर रेल लाइन बिछाना, रोड बनाना ये सब संभव नहीं है। तो ऐसे दुर्गम इलाकों में कहते हैं, पहाड़ों पर, जैसे पहाड़ होता है या फिर नदियां होती हैं, है ना, नदियां होती हैं, जंगल होते हैं, जहां पर रेल बिछाना या रोड बनाना संभव नहीं है। तो वहां पर बेसिकली आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वायु परिवहन। वायु परिवहन बचता है और इस वायु परिवहन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, वो कितना भी दुर्गम इलाका हो, ठीक है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं वायु परिवहन में। तो देखो, भारत में बेसिकली हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और आपका जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरफोर्स का जो आपका विमान है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वायु परिवहन में करते हैं। अगर बात करते हैं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हम लोग हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यदि लड़ाई करना है, लड़ाई करने के लिए आपका फाइटर जेट का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ यदि कहीं पर त्रासदी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो वहां पर भैया एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयर फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, आपका एक प्रकार का हवाई जहाज जो क्या करता है, सामान ढोने का कार्य करता है। देखो, हाँ, सामान ढोने का कार्य करता है। ठीक है भैया, तो हमने क्या बताया कि वायु परिवहन का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पर सड़क बनाना संभव नहीं है, रेल की पटरियां बिछाना संभव नहीं है, और ना तो ही वहां पर कोई जल संसाधन है।
जल साधन है, तो वहां पर हम करते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा परिवहन होता है, बहुत ही क्या होता है, सबसे ज्यादा महंगा संसाधन होता है, सबसे ज्यादा महंगा संसाधन होता है। अब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, भारत की वायु परिवहन के इतिहास की। तो देखो वायु परिवहन भारत की बात करते हैं तो भारत में 1911 में भैया भारत में वायु परिवहन की शुरुआत होती है, वो भी एक डाक सेवा के रूप में शुरुआत होती है। क्या क्या किया जाता है, तो देखो इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो डाक सेवा होती है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पत्र या फिर विभिन्न प्रकार के जो आपके कागजात होते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो वायु परिवहन की शुरुआत किया, इस काम के लिए किया, डाक सेवा के लिए किया। और बेसिकली हमारा जो यूपी का शहर है जिसका नाम अब प्रयागराज है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, तो इस इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु परिवहन का शुरुआत किया गया था। आप देख सकते हो कितना कम डिस्टेंस है इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, कितना कम डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या किया था, फ्लाइट का प्रयोग किया। वो भी कब किया, जब आपकी जो राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली आई, 1911 में किया। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक, ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक भारत के अंदर। तो देखो यहाँ पर दो चीजें समझ लो, यदि भारत से किसी अन्य देश में अगर आप जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो या किसी भी चीज से जा रहे हो, तो उसे अंतरराष्ट्रीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय सेवा बोला जाता है, या अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बोला जाता है कि आप अंतरराष्ट्रीय सेवा क्या कर रहे हो, आप अंतरराष्ट्रीय रूप से यात्रा कर रहे हो। और यदि भारत के अंदर आप एक स्थान से, चाहे वो लखनऊ से आपका मुंबई हो, मुंबई से दिल्ली हो, दिल्ली से कोलकाता हो, यदि भारत के अंदर आप क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, या फिर भारत के अंदर क्या कर रहे हो, फ्लाइट के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से किसी सामान का इधर उधर आवागमन कर रहे हो, ले जा रहे हो, तो भैया आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट होती है। क्या होती है, वो आपकी राष्ट्रीय सेवा होती है, राष्ट्रीय सेवा। तो ये दो अंतर आप समझना, ठीक है। तो हमारी जो राष्ट्रीय सेवा है या डोमेस्टिक फ्लाइट है, पहली डोमेस्टिक फ्लाइट भैया 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में चलाया गया। वही बात करते हैं, पहली जो हमारी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हमारी फ्लाइट है या इंटरनेशनल जो सेवा हमने शुरू किया, वो भैया पाकिस्तान का एक कराची शहर है, पाकिस्तान के कराची शहर से हमारा तमिलनाडु का एक शहर है मद्रास, इसके बीच में हमने क्या किया, पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को शुरू किया। कब किया, तो देखो एक इतिहास में घटना होती है चौरी चौरा कांड की, चौरी चौरा कांड, जिसमें क्या किया जाता है, पूरे पुलिस थाने को जला दिया जाता है, जिसमें कुछ पुलिस थानों हमारे गोरखपुर में क्या किया जाता है, पुलिस चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने को जला दिया जाता है। तो उसी साल ये फ्लाइट को क्या किया जाता है, उसी साल ये हमारी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को शुरू किया जाता है। उम्मीद है इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रकार की जो फ्लाइट्स हैं, वो कितने प्रकार की जो कंपनियां हैं वो सर्विस प्रदान कर रही हैं, कौन सी कंपनी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कौन सी जो कंपनी है हमारे भारत के अंदर डोमेस्टिक रूप से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इन सबको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उनका नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है, एयर इंडिया नाम है। और इसी के साथ साथ आपकी जो इंडिगो एयर फ्लाइट दिख रही है, इंडिगो, ठीक है, ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, इंटरनेशनल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कुछ समय पहले आपने देखा कि अहमदाबाद गुजरात में क्या होता है, एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है, एयर इंडिया का प्लेन क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ये एयर इंडिया पहले कुछ समय पहले 2-4 साल पहले ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की थी, किसकी थी, हमारी भारत सरकार की थी, लेकिन ये बहुत घाटे में चल रही थी, जिसके कारण हमारी भारत सरकार ने इसे क्या किया, बेच दिया। क्या कर दिया, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया, इसका निजीकरण कर दिया। और निजीकरण जब किया तो भैया इसको कौन सी कंपनी ने खरीदा, तो इसको हमारे भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी बोल सकते हो या सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी जो है टाटा ने क्या किया, इसे 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। टाटा ने इसे जब खरीदा तो देखो टाटा इसको क्या कर रही है भैया, टाटा इसको हैंडल कर रही है। और टाटा क्या कर रही है, इसके माध्यम से हमारे भारत में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही अच्छा इसकी क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। और जब ये हादसा हुआ तो भैया प्रत्येक लोगों को टाटा ने क्या किया, 1-1 करोड़ रुपए भी दिया। अहमदाबाद हादसे में जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उसमें हर्जाने के रूप में टाटा ने क्या किया, सभी घर या सभी यात्रियों को क्या किया, 1-1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट की, तो देखो इंडियन एयरलाइंस एक है, वो क्या करती है, डोमेस्टिक क्या करती है, घरेलू उड़ान को क्या करती है, संचालित करती है। देखो ये हमारी एयर इंडिया, इंडिगो जो है ये भी घरेलू
घरेलू हमारे जो वायु परिवहन है इसको संचालित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, आपको अंतरराष्ट्रीय भी सेवा प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे भारत में जैसे एक दो छोटे स्थानों के बीच में अगर यात्रा करना है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में, ठीक है, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि हमारे भारत का जो विस्तार है, हमारे भारत की जो बोल सकते हो स्थिति है, वो सभी जगह एक तरह नहीं है। उत्तर में कुछ दूसरी तरीके की हैं, मध्य में दूसरी तरीके की हैं, और आपके दक्षिण में दूसरी तरीकों को देखने को मिलती है, पूर्व में दूसरी तरीके को, और पश्चिम में बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे उत्तर में आपने देखा कि हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला जा रही है। ठीक है, उत्तर से लेके पूर्व की ओर हमारे भारत में पूरी तरीके से हिमालय की श्रृंखला गई है, जिसमें आपको बहुत ही पर्वतीय, बहुत ही पहाड़ पर्वत देखने को मिलते हैं। वहीं हम लोग आ जाते हैं आपके बीच में यूपी में आ जाते हैं, तो यूपी में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। पश्चिम में चले जाते हैं तो आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर रोड या रेल बनाना संभव नहीं है, वहां पर हम लोग वायु सेवा का प्रयोग करते हैं, वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। वहीं अब जब बात कर रहे हैं, जैसे हमें छोटी दूरियों, अभी हमने क्या किया, जैसे अभी तो हमने लखनऊ से दिल्ली गया, ये तो डिस्टेंस चलो बहुत दूर है, लेकिन अगर हमें यहाँ जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाना, तो ये तो डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है, कम है। और यहाँ के जो इलाके हैं काफी पर्वतीय या पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर न तो रोड की सुविधा है, और कुछ इलाकों में न तो रोड की सुविधा है, न तो यहाँ पर रेलवे लाइन की सुविधा है। तो ऐसे इलाकों में छोटी दूरियों को तय करने के लिए तो फ्लाइट का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए रनवे थोड़ा बड़ा चाहिए, और उसके बाद उड़ने के लिए जब ये क्या करती है, टेक ऑफ करती है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में 2 किलोमीटर तो इसे टेक ऑफ करने में लग जाता है, उसके बाद जैसे ये ऊपर जाए फिर नीचे आना पड़ जाए। तो छोटे स्थानों के लिए हम लोग एरोप्लेन का प्रयोग ना कर, हवाई जहाज का प्रयोग ना कर, हम लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। और हेलीकॉप्टर कम दूरी के लिए और ज्यादा दूरी के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो देखो भारत में एक कंपनी है पवन हंस, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। ये क्या करती है, ये भैया छोटे स्थानों के लिए यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। और गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है, अप्रूवल भी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे अप्रूवल दिया है, लाइसेंस दिया है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे भारत में ऐसे स्थान जहां पर रोड या रेल की सुविधा नहीं है, वहां पर ये क्या करती है, वायु परिवहन या वायु सुविधा, वायु सर्विस उपलब्ध कराती है। और किसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पवन हंस क्या है, और यहाँ पर एयर इंडिया या फिर इंडिगो एयरलाइंस, ये सब क्या है, राष्ट्रीय सर्विस, राष्ट्रीय सेवा कौन प्रदान करती है और अंतरराष्ट्रीय सेवा कौन प्रदान करती है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे चल के क्या होता है, 1953 में जितनी भी हमारी कंपनियां थी, इनका क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है। गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है सारी कंपनियों को। ठीक है, क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो क्या करती हैं, प्राइवेट है, और जब राष्ट्रीयकरण होता है तो वो गवर्नमेंट की हो जाती है, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ है। उससे पहले वायु परिवहन केवल निजी कंपनियों के पास था, हाथों में था। भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सेवा के लिए एयर इंडिया, कौन है, एयर इंडिया, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, एयर इंडिया ये क्या करता है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ अलायंस एयर है। ठीक है, निजी सेक्टर के लिए एयरलाइन द्वारा सर्विस प्रदान की जाती है, एयरलाइन। ठीक है, सेक्टर के लिए, निजी के लिए आपकी स्पाइस जेट, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय उड़ान की सेवा भी देती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को, और उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गम इलाकों में, कौन से इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, ऐसे इलाके जहां पर रोड की सुविधा नहीं है, रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। ठीक है, बहुत ही ऊपर नीचे जगह है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे स्थानों के में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पवन हंस भैया कंपनी है, पवन हंस हेलीकॉप्टर है, ये क्या करती है, सर्विस प्रदान करती है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। और क्या करती है, इसी के साथ साथ माल ढोने का भी कार्य करती है। आगे हम लोग देखते हैं कि घने जंगल, देखो दुर्गम इलाके में आपके घने जंगल भी शामिल है। ठीक है, द्वीप भी शामिल है, जहां पर देखो, जहां पर समुद्र है। ठीक है, या तो आप क्या जाओ, जहाजों से जाओ, शिप वाली जहाज से जाओ, पानी के जहाज से जाओ। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, ये क्या है, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसके बीच में आपका क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और ये हमारा मुख्य भूमि है भारत की, ये क्या है, मुख्य भूमि है भारत की। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है, तो हमारे पास तो ये तो पानी की जहाज होनी चाहिए, पानी की जहाज होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए हमारे पास,
या फिर हमारे पास वायु परिवहन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायु परिवहन होना चाहिए। अगर ये दो साधन हमारे पास है तब हम क्या कर सकते हैं, अपने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जा सकते हैं। ठीक है, और पानी की जहाज से आप कम टाइम ज्यादा टाइम में पहुंचोगे और वायु परिवहन में आप वायु परिवहन से आप कम टाइम में पहुंच सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़े। वायु परिवहन आपको समझ में आ गया होगा, वायु परिवहन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा जो एयरपोर्ट है, इसके पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहला हमारा जो एयरपोर्ट है, सभी लोग लिखोगे भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, और इसमें आपका जो पहला हवाई अड्डा है, इसे भैया आप देख सकते हो 100% ग्रीन एनर्जी से चलने वाला जो आपका पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यहाँ पर जितनी भी हम एयरपोर्ट लिखाने जा रहे हैं वो सारे अंतरराष्ट्रीय है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका स्थान भी आपको लिखना है और इसी के साथ इसका नाम भी याद करना है। अगला है आपका राजीव गांधी। जितने भी गांधी परिवार वाले सभी लिख लो, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसी के साथ साथ अगला हमारा जो है, अगला हमारा लिखो वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट। एंड इसी के साथ साथ अगला हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसे भी लिख लो, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और कैंपेगौड़ा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसी के साथ लिख लो सुभाष चंद्र बोस। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारा जो नेक्स्ट है वो लिख लो रामदास, गुरु रामदास। गुरु रामदास इतने एयरपोर्ट हैं, आप इतने एयरपोर्ट के बारे में लिखो, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका कोई छूट रहा है तो चलो देख लेते हैं, पहले इतने एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला एयरपोर्ट लिखा है वो क्या लिखा है, हमारा जो पहला एयरपोर्ट है इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है भैया? ये हमारे नई दिल्ली में, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और ये भारत का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। ठीक है, 100% सोलर एनर्जी से चलता है, 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। आगे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कहां पर है? तो देखो ये भैया हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद। आपको पता है हैदराबाद पहले 2 राज्यों की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब केवल तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, आगे है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। देखो ये हमारे अंडमान निकोबार में की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डा है वीर सावरकर। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो ये कहाँ है भैया? तो ये है नागपुर में, मुंबई के नागपुर शहर में है। हमारे जो भीमराव अंबेडकर संविधान के फाउंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कहां पर है? ये एयरपोर्ट है यहाँ पर नागपुर में। अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं तो कैंपेगौड़ा। तो देखो ये विश्व के सबसे सुंदरतम एयरपोर्ट में से एक है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहां पर है? तो देखो ये भैया हमारा कर्नाटक एक राज्य है, बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलोर, या इसे बेंगलुरु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेंगलोर या फिर बोल सकते हो कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका में है। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखो ये कहां पर है? ये हमारे गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। और अगला हमारा जो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कलकत्ता में है। कहां है? कलकत्ता, हमारे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित एक शहर है कलकत्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी बोल सकते हो। अगला है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो ये कहां पर है? ये अमृतसर में है। कहां है? पंजाब, अमृतसर, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब का एक शहर है अमृतसर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भैया है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है अमृतसर। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है, एक बार रीचेक कर लो आप लोग। कितने हवाई अड्डे हमने लिखा दिया यहाँ पर? 4 ये लिखा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर 4 ये 4 4 8 हवाई अड्डा आपको लिखना है। ठीक है, 8 को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इससे बाहर आपका एक भी हवाई अड्डा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण थे, मैंने सोचा लिखा दे। ठीक है, सबका स्थान आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। और आपके भारत में अगर जब भी हम क्या करेंगे, आपको जब भी आपको स्टेट पढ़ा देंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि कर्नाटका कहां पर है, कलकत्ता कहां पर है, अहमदाबाद कहां पर है, सारी चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, मैप के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं संचार कम्युनिकेशन सेवाएं के बारे में देखते हैं। तो देखो संचार सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो भैया आईटी सेक्टर में आती है, मतलब ये तीसरे सेक्टर में आती है। संचार सेवाएं, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। एक तो होता है फिजिकली डायरेक्टली बात करना, एक होता है जब हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी वस्तु के द्वारा हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो देखो पूर्व में कुछ समय पहले या फिर कुछ सालों पहले देखो हमारे पास क्या हुआ करता था? रेडियो हुआ करता था। सरकार अगर अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करती थी? रेडियो का प्रयोग करती थी। मतलब सरकार वहां से क्या करती थी? बोलती थी, और बारे भारत के जितने भी लोग हैं उनके पास रेडियो उपलब्ध होता था। तो और वो क्या करते थे? रेडियो में सरकार की बातों को सुनते थे। तो पूर्व में हमारे पास रेडियो था, टेलीफोन था। ठीक है, हम लोग किसका प्रयोग करते थे? टेलीफोन का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर बात करते हैं, अब देखो तो हमारे पास जितने भी टाइम के साथ क्या हो रहा है? सारी चीजें बदल रही हैं। तो देखो रेडियो का टाइम चला गया, रेडियो का स्थान किसने ले लिया? टेलीविजन ने ले लिया। और टेलीविजन जो हमारा टेलीफोन था, टेलीफोन का स्थान किसने ले लिया? मोबाइल ने ले लिया। ठीक है, मोबाइल भी बहुत प्रकार के थे। पूर्व में जो आपका कीपैड मोबाइल हुआ करता था, अब आपके स्मार्टफोन आने लगे हैं। ठीक है, अब आपके स्मार्टफोन आने लगे हैं। तो टाइम के साथ देख रहे हो कि जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, और टेक्नोलॉजी बदल रही है तो एक ना एक क्या हो रहा है? बदलाव होते जा रहे हैं। पहले हम लोग 1G में थे, अब 2G में, 2 जनरेशन में, 3 जनरेशन में, 4 जनरेशन में, 5th जनरेशन में। ठीक है, तो देख रहे हो कि जनरेशन का भी चेंजिंग हो रही है, जिसके माध्यम से जो आपके इंटरनेट है आप कितनी तेज चला पा रहे हो। ठीक है, 5th जनरेशन के बाद अब हम क्या करेंगे? 6th जनरेशन में चलेंगे। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है? तो देखो ये सारी चीजें भैया टेक्नोलॉजी के कारण हो रही हैं, विज्ञान के माध्यम से हो रही हैं। ठीक है, तो अगर संचार की बात करते हैं तो भारत में देखो संचार के पहले टेलीविजन था, रेडियो था, प्रेस था, फिल्में थी, टेलीफोन था, आदि के द्वारा क्या किया जाता था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ क्या किया जाता था? संचार, कम्युनिकेट किया जाता था। जिसमें आपकी निजी दूरसंचार की सुविधा, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां भी थी और प्राइवेट भी थी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमारे भारत में जो डाक है, ये विश्व की क्या सबसे बड़ी डाक सुविधा है। तो डाक के माध्यम से भी लोग बात करते थे, डाक के माध्यम से भी लोग क्या करते थे? बात करते थे। चिट्ठी लिख कर जाते थे, और डाक जहां पर पोस्ट ऑफिस होता था वहां पर क्या करते थे? अपनी चिट्ठी डाल देते थे। और जहां का पता होता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट से क्या करती थी? ले जाती थी उस
एरिया के नजदीक जो भी डाक हुआ करता था, फिर वहां से डाकिया क्या करता था, जिस भी पते की चिट्ठी होती तो वहां पर पहुंचाता था। तो इस प्रकार से भी हम क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदलता गया और धीरे धीरे फिर हम किस पर आए, रेडियो का प्रयोग करने लगे, टेलीविजन का प्रयोग करने लगे, इसी के साथ साथ टीवी का प्रयोग करने लगे, ठीक है। और जो आपके प्रेस होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसके माध्यम से भी संचार किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो बातें हैं प्रेस के माध्यम से भी, फिल्मों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, जन जन तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। और डाक सेवा की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा भारत की डाक सेवा है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा भारत की डाक सेवा है। तो इस तरीके से भैया संचार का क्या हुआ है, विकास हुआ है हमारे भारत में, संचार का विकास हुआ है हमारे भारत में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो भी लिखी गई हैं, कार्ड और लिफाफा, इन सब का प्रयोग डाक में ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और ये सब जो भी हमने बताया, ये सब वही सब सारी चीजें लिखी है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं। तो देखो टेलीफोन का स्थान किसने ले लिया, टेलीफोन का स्थान हमारे मोबाइल ने ले लिया, ठीक है। अब हम टेलीफोन का प्रयोग ना करके मोबाइल का करते हैं। मोबाइल में भी पहले हम लोग कीपैड मोबाइल का प्रयोग करते थे, कीपैड मोबाइल का प्रयोग करते थे, अब हम लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो इन दोनों में अंतर ये है कि कीपैड को आप बटन के द्वारा चलाते थे, जिसमें बहुत सारे कम फंक्शन होते थे, ठीक है। आप नेट काफी स्लो चलाते थे और इसी के साथ साथ आपको स्क्रीन छोटी देखने को मिलती थी, आप वीडियो कॉल बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये सारी चेंजिंग तो आप भी जानते हो, सारी चीजें जानते हो कि कीपैड और स्मार्टफोन में क्या अंतर है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से भैया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सारी चीजों में बदलाव हो रहा है, सारी चीजों में बदलाव हो रहा है। और इसके साथ ही बदलाव होने का जो फायदा हमें मिलता है, हमें फायदा जो मिलता है भैया, इससे हमें सर्विस बहुत अच्छी मिलती है और इसी के साथ साथ हमारा टाइम बचता है। जैसे पहले आपको कोई भी भैया अगर बात करते हैं, कोई भी आपको कोई फिल्म डाउनलोड करना तो आपको कितना टाइम लगता था, वहीं आप आज के टाइम में 5G के टाइम में क्या करते हो, कोई भी फिल्म डाउनलोड करते तो आपको मुश्किल से 1-2 मिनट लगता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें इंटरनेट की सुविधा क्या मिल रही है, बहुत ही फास्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये संचार के कुछ क्या है, संचार के कुछ बदलाव हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के सभी जगह पर हो रहे हैं, ठीक है। भारत में जैसे आप देख सकते हो कि पहले जो टेलीफोन हुआ करता था, तो सरकार क्या करती थी, जगह जगह पर एसटीडी लगाती थी, क्या करती थी, एसटीडी लगाती थी, और आप जाते थे उसमें क्या करते थे, पैसे डालते थे, तब आपकी क्या होती थी, बात होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे सबके पास क्या पर्सनल मोबाइल है, सब पर्सनल स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से हम जब भी चाहे, जहां भी चाहे क्या कर सकते हैं, कॉल लगाकर बात कर सकते हैं। और देखो एक बात ये भी है कि पहले तो हम क्या करते थे, केवल ऑडियो कॉल करते थे, केवल ऑडियो कॉल करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल की सुविधा भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से, तो ये भैया तकनीकी के माध्यम से संभव हो पाया है। देख सकते हो मोबाइल, और मोबाइल फोन की बात करते हैं तो देखो चीन के बाद, चाइना के बाद भैया भारत क्या है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मोबाइल उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है। मोबाइल उत्पादन और कंजप्शन दोनों करने वाला देश है। तो सबसे ज्यादा भैया अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा चाइना क्या करता है, मोबाइल का उत्पादन करता है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर, विश्व के दूसरे नंबर में भारत भी है। तो आप देख सकते हो कि विश्व के शीर्ष देशों में भारत हर एक जगह पर क्या है, अपनी टॉप पोजीशन बनाया हुआ है। वो चाहे आपका मोबाइल सेक्टर में हो, या फिर वायु सर्विस में हो, या सड़क सर्विस में हो, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, सभी जगह भारत क्या है, टॉप 5 के अंदर ही है, टॉप 5 के अंदर ही है। इसका मतलब भारत क्या है, एक बहुत ही उभरती हुई मार्केट है, ठीक है। भारत क्या है, एक बहुत ही उभरती हुई मार्केट है। भारत की बात करते हैं, देखो जनसंचार क्या है, जनसंचार का मतलब होता है लोगों तक संचार, लोगों का संचार। जनसंचार से लोगों का मनोरंजन किया जाता है और उन्हें सरकार योजनाओं और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देती है, जिसमें लोग रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, किताब, फिल्म, इन सब का प्रयोग करते हैं लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। आकाशवाणी, जैसे भारत का पहले डीडी नेशनल चैनल हुआ करता था। अगर सरकार को कोई भी अगर बातें बतानी है तो गवर्नमेंट के जो लोग होते थे वो इस चैनल पे आके क्या करते थे, लोगों को अपना लेक्चर देते थे, भाषण देते थे, ठीक है। तो लेकिन अब ये सारी चीजें बदल गई हैं, अब सारी चीजें बदल गई हैं। तो अब सरकार क्या करती है, डायरेक्ट ट्विटर पर क्या करती है, पहले आती है ट्विटर पर बताती है, ठीक है, ट्विटर पर बताएगी। और इसी के साथ साथ क्या करती है सरकार, क्या करती है, डायरेक्टली भैया डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करती है, अपनी बातें बता देती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करती है, लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट कर बता देती है सारी बातें, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब सरकार का क्या है, पर्सनल यूट्यूब चैनल है, पर्सनल ट्विटर चैनल है। तो सबसे पहले बातें उन्हीं पे आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे सारी चीजें बदल रही है। अब सरकार अखबार के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाती है जनता तक। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग है। पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, इन न्यूज़पेपरों का प्रयोग करते थे, ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, नए नए तरीकों को, जैसे जैसे तकनीकी बदल रही है वैसे वैसे सरकार क्या कर रही है, अपने संचार का माध्यम भी बदल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा कि भारत का संचार पुराने समय में कैसा था और अब कैसा हो गया है। देखो, ये ना केवल भारत का है बल्कि पूरे विश्व में ऐसे ही बदलाव हुए हैं संचार के। ठीक है, कोई बहुत पहले बदलाव कर लिया, कोई धीरे धीरे कर रहा है, कोई अब कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का जो संचार सिस्टम है वो क्या है। इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले हम लोग क्या यूज करते थे, अब क्या यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे भारत किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था होती है, इसमें किसका योगदान होता है, किस बड़े पिलर का योगदान होता है और सबका अपना अपना क्या महत्व है, भारत में उसका क्या, कैसे, क्या सारी चीजें हैं, ये मैंने क्या किया, आज की क्लास में समाप्त कर दिया। और इसकी सारी जितनी भी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस में हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, 3 क्लासेस में हमने क्या किया, सारी चीजों को आपको बताया। भारत की राष्ट्रीय जो आर्थिक विकास है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो भैया सारी चीजें हैं, मैंने इसको क्या किया, 3 क्लास में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये भी यूनिट आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ये भी यूनिट क्या होता है, आपका समाप्त होता है। अब उम्मीद है सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन लिखा है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी की स्टार्ट करने वाले भैया। ठीक है, इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक अभी तक अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है, जितने भी लोग अभी अर्थशास्त्र हमारे साथ नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है, बिल्कुल जीरो से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और बढ़िया हाई लेवल तक क्या करेंगे, ले चलेंगे। ठीक है, हाई लेवल तक ले चलेंगे, जिसमें आप लोगों को ना केवल आपको 10th पास करोगे, बल्कि आप कभी भी आगे चल के वन डे एग्जाम देते हो तो वहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, या फिर ये सारी चीजें आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी। तो यदि अभी आप क्या करते हो, इन सारी चीजों को पढ़ लेते हो, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, तो आगे चल के आप जो भी बनना चाहते हो, जिस भी चीज की तैयारी करना चाहते हो, वहां पर आपको ये भैया इकोनॉमी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई होगी। हमारे राष्ट्रीय जो जीवन रेखाएं होती हैं, आर्थिक व्यवस्था की जो जीवन रेखाएं होती हैं, इनको आज हमने क्या किया, समाप्त किया। इस तरीके से हमारे समकालीन भारत क्या होता है, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट। ठीक है, और बहुत ही रोमांचित तरीके से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक। बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक नहीं समझ में आती है, लेकिन बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल वीक हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करके बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ नहीं जुड़ा है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इसी तरीके की आपको क्लास सभी सब्जेक्ट की रेगुलर तरीके से मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।